आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे ग्रीनलैंड का इतिहास क्या रहा है, आज की क्या परिस्थितियां हैं ग्रीनलैंड में, क्यों अमेरिका ग्रीनलैंड पे आज के डेट में कब्जा करना चाहता है, और क्या डेनमार्क अपने हिस्से को बचा पाएगा, और क्या यूरोपीय यूनियन इस बात को समझते हैं कि डेनमार्क की अगर संप्रभुता पे हमला होता है तो ये यूरोपीय यूनियन के लिए खतरा है। क्या एक नाटो अलाई दूसरे नाटो अलाई के ऊपर हमला करेगा तो आपस में बचाने कौन आएगा, और क्या अमेरिका के द्वारा बनाई गई ऐसी परिस्थितियों से नाटो की प्रासंगिकता भविष्य के लिए बचेगी या नहीं बचेगी। क्या यूएन इन परिस्थितियों के बारे में क्या ओपिनियन रखता है, या फिर यूएन की प्रासंगिकता आज के डेट के बाद खत्म हो जाएगी। आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेनमार्क का कहे कि जो मेन एरिया है वो डेनमार्क 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहला हिस्सा डेनमार्क का यूरोपीय यूनियन में आता है, वो हिस्सा कहे कि जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और बाकी जो 2 हैं वो डेनमार्क के आइलैंड्स हैं। एक है ग्रीनलैंड और दूसरा है फैरो आइलैंड। तो आज की जो पूरी चर्चा है वो ग्रीनलैंड के ऊपर है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि अमेरिका का अगला जो स्टेप है वो कहे कि ग्रीनलैंड के लिए है, और ग्रीनलैंड अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत कहे कि जरूरी है। इस चलते अमेरिका ग्रीनलैंड को एनेक्शर करने वाला है, कब्जा करने वाला है। तो ग्रीनलैंड का लोकेशन कहाँ है, तो नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में कहे कि ग्रीनलैंड कहे कि लोकेटेड है। कनाडा के कहे कि पूर्वी तट पे कहे कि लोकेटेड है। कनाडा से आप अगर रहेंगे और कनाडा से अगर पूरब की ओर चलेंगे तो आपको डेनमार्क का एक ये आइलैंड मिलेगा, उसका नाम है ग्रीनलैंड। यहाँ की आबादी लगभग 57,000 है, इसकी कैपिटल न्यूक है, और 80% का जो क्षेत्र है वो बर्फ से ढका हुआ है आज के डेट में भी। और यहाँ का मुख्य जो कहीं कमाई का साधन है वो कहीं मतलब फिशिंग है, टूरिज्म है, इस टाइप से कहीं होता है। बाकी चीजें यहाँ पे कहीं मतलब उतनी फ्लरिश नहीं कर सकती हैं, क्योंकि पूरे एरिया बर्फ से ढकी हुई रहती है। अब इसके कंडीशन को हम लोग पहले समझते हैं। 1979 तक ये पूरा हिस्सा कंप्लीटली कहीं कि डेनमार्क का हुआ करता था, और 1979 के बाद साल आया कहीं कि 2009। साल 2009 में ग्रीनलैंड जो था इसको कहे कि होम अफेयर्स दे दिया गया कि तुम अपने यहाँ कहे कि जितनी तुम्हारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल मुद्दे हैं, वो तुम खुद से सॉल्व करो, और जितने तुम्हारे इंटरनेशनल अफेयर्स रहेंगे, बॉर्डर का, सिक्योरिटी का, ये कहे कि आज भी डेनमार्क देखता है। तो आज ग्रीनलैंड में कहे कि अपने देश के लिए होम रूल है, और फॉरेन अफेयर्स के लिए कहे कि उनके बारे में डेनमार्क देखता है। अब हम लोग मेन इस बात को समझते हैं कि इस पूरे स्टैंड पे यूएस क्या कह रहा है। ये तो हम लोग ग्रीनलैंड को समझ लिए, अब यूएस का क्या कहना है ये समझते हैं। तो यूएस बोल रहा है कि फ्यूचर में कहे कि चाइना और रशिया जो है ये कहे कि ग्रीनलैंड पे आके कब्जा कर लेंगे, और ये नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में ग्रीनलैंड पे अगर कब्जा हो जाता है तो हम लोग को यूएस को कहे कि दिक्कत होगा। तो इस यूएस को कहे कि दिक्कत ना हो, तो यूएस अपना फ्यूचर का सेफ्टी देखते हुए ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाह रहा है, ये कहे कि यूएस कह रहा है। अब इस पे कहे कि हम लोग समझते हैं कि ग्रीनलैंड के लोग क्या चाहते हैं। तो ग्रीनलैंड के लोग बोलते हैं कि हम कहे कि अपना यूएस के साथ टाई अप करके कि आगे तो बढ़ना चाहते हैं, बट यूएस के कब्जे को नहीं हम लोग स्वीकार करते हैं। तो ग्रीनलैंड में कहे कि ओपिनियन पोल कराया गया कि क्या कहे कि जनता के मन में क्या है। तो जनता के मन में आया कि 85% ग्रीनलैंड की जनता सिरे से खारिज कर रही है कि हमको अमेरिका के अंदर कहे कि एनेक्शर नहीं होना है, अमेरिका मेरे ऊपर कब्जा ना करे। अब मेन बात है कि यूएस अगर ऐसी बातें बोल रहा है तो कहे कि जरूर सोचने वाली बात है, और यूएस ऐसा कह क्यों रहा है इस बात को हम लोग समझते हैं। तो उसके प्रमुख कारण में सबसे बड़ा कारण है रेयर अर्थ मिनरल्स। डेनमार्क की जो एरिया है ग्रीनलैंड, उस ग्रीनलैंड में कहेगी 5 ट्रिलियन के वर्थ का कहेगी रेयर अर्थ मिनरल्स है। और अमेरिका में जितनी भी कहेगी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अमेरिका मेन कहेगी हथियार के सेक्टर में है, तो जितने कहेगी बड़े बड़े जहाज बनते हैं, फाइटर जेट बनते हैं, उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत खासा योगदान रहता है। तो उस रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पूर्ति के लिए दुनिया के अलग अलग जगह से अमेरिका रेयर अर्थ मिनरल्स मंगाता है, और अगर ग्रीनलैंड पे उसका कब्जा हो जाता है तो उसके पास खुद के रेयर अर्थ मिनरल्स हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छे से अपना कंट्रोल कर पाएगा, उसके बिजनेस और अच्छे से फ्लरिश करेंगे। दूसरा कारण आता है सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। अमेरिकी प्रेजेंट की जो सरकार है वो कहेगी तेल कंपनीज द्वारा समर्थित है। अब दुनिया में कहेगी वेनेजुएला पे कहेगी अमेरिका कब्जा कर लिया तो तेल का उत्सर्जन बढ़ेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा कि जितने बर्फ हैं, ग्लेशियर्स है, कहेगी भविष्य में पिघलेंगे, तो नेचुरल जो समुद्र का जल स्तर है वो कहेगी बढ़ने लगेगा, और कहे कि ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो पीने योग्य जो पानी है वो कहे कि अधिकतर पानी भाप बन के वाष्पीकरण की प्रक्रिया से कहे कि उड़ जाएगा। तो फ्रेश वाटर की कमी महसूस होगी आज से कहे कि 100 से 150 साल बाद। तो अमेरिका अपना 150 साल बाद का भविष्य लेके चल रहा है कि जब फ्रेश वाटर की दिक्कत आएगी तो ग्रीनलैंड कहे कि सबसे बड़ा सोर्स है कि फ्रेश वाटर का, वहां सारे ग्लेशियर कहे कि फ्रेश वाटर के लिए ग्लेशियर काम आएंगे। तो 150 साल बाद अमेरिका को पानी की दिक्कत ना हो, फ्रेश वाटर की दिक्कत ना हो, इस चलते कहे कि चाह रहा है कि अभी से हम ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे। और तीसरा कारण स्ट्रेटेजिक लोकेशन। आज के डेट में पूरा आर्कटिक वाला जो एरिया है वो कहीं बर्फ से जमा हुआ है, बट आज से 50 साल 100 साल बाद कहीं ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से ये एरिया के बर्फ पिघलेंगे, और नए कहेगी शिपिंग रूट्स डेवलप होंगे। उससे कहे कि मतलब व्यापार कहे कि आसान होगा, व्यापारिक दूरियां जो है 2 कॉन्टिनेंट के बीच में वो कम होंगी,
और अमेरिका चाहता है कि अगर ये दूरियां कम हो तो फायदा अगर किसी को हो तो अमेरिका को हो, क्योंकि ट्रंप तो लगे हुए हैं अपने पॉलिसी में कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और उस पॉलिसी के बीच में जो आएंगे उस देश को, उस व्यक्ति को, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहे कि कुचल के किनारा कर दिया जाएगा। इसी बीच में कहे कि अभी कहे कि ट्रंप के जो बेटे हैं वो कहे कि पिछले साल कहे कि ग्रीनलैंड कहे कि हो के आए, वहां जाके ग्रीनलैंड के लोगों से मिले, लोगों ने उनका स्वागत किया। ये कहे कि ये मेरी आधिकारिक विजिट नहीं है, ये तो बस हम घूमने आए थे। और वहां लोगों को जाके समझा रहे हैं, जानते हैं क्या वो बोल रहे हैं कि अगर आप अमेरिका से जाके मिल जाते हैं तो अमेरिका के लिए अच्छा होगा, आपके लिए अच्छा होगा, हम लोग कहे कि मिल के कॉपरेशन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ग्रीनलैंड की जनता भी इस बात को जानती है, डेनमार्क भी इस बात को जानता है कि अगर कहे कि अमेरिका कब्जा करता है ग्रीनलैंड पे तो डेनमार्क की क्षमता नहीं है कि वो उससे कुछ बोल पाए या कुछ लड़ पाए, क्योंकि नाटो के सारे देश तो कसम ही इस दम पे खाते हैं कि अमेरिका हमको कहीं लड़ाई होगा तो बचाने आएगा। और अमेरिका अगर खुद ही एक नाटो मेंबर होकर दूसरे नाटो मेंबर को अगर खा जाता है, उसके जमीन पे कब्जा कर लेता है, उसकी सोवरेंटी पे हमला करता है, तो दुनिया हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगी और देखेगी इस तथ्य को। ये पूरी प्रक्रिया में यूएन की प्रासंगिकता भी बहुत देखने योग्य है। अभी के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि दुनिया के किसी और देश में या अमेरिका के विरोधी देश में, अमेरिका जिस देश को समर्थन नहीं करता उस देश में अगर छोटी से छोटी घटना होती है, पूरा यूरोपियन वर्ल्ड, पूरा मीडिया, सब लोग उठ के तुरंत कैमरा लेकर उसके घर में पहुंच जाते हैं, बताइए बताइए क्या हुआ नहीं हुआ। बट अमेरिका बड़ी से बड़ी घटना को अगर अंजाम देता है, पूरा यूरोपियन वर्ल्ड शांत हो जाता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। और अगर प्रतिक्रिया देते भी हैं तो बोलते हैं कि हम लोग पूरी परिस्थिति को ध्यान से देख रहे हैं। क्या देखने से समस्याएं हल हो जाएंगी? क्या डेनमार्क अपनी स्थिति के लिए आज लड़ भी सकता है? बेचारा डेनमार्क ना लड़ सकता है, ना अपनी परिस्थिति के लिए किसी को बोल सकता है, और ना यूरोपीय यूनियन उससे बचा पाएगा। देखते हैं ग्रीनलैंड का भविष्य कहीं क्या रहता है, ग्रीनलैंड अपनी स्थिति से बचने के लिए क्या उपाय करता है, और क्या भविष्य में कहेगी यूएस का कब्जा ग्रीनलैंड पे हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।